हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही है मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स की, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर मंथ में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स अलग अलग वजह से न्यूज़ में रहती हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। हर स्कीम के बारे में, उससे रिलेटेड अपडेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे हमारा आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 भी पास आने वाला है, प्लस नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है 2 महीने में। तो इसके बाद हम लोग अब थोड़ा थोड़ा सा अप्रोच चेंज करा है हम लोगों ने मई से गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। इसमें हम लोग इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे और कुछ की अपडेट्स भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसे 5 से 6 पार्ट्स में कवर करेंगे मई की गवर्नमेंट स्कीम्स को। फर्स्ट पार्ट है ये। सबसे पहली स्कीम इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग एमसीपी भी बोलते हैं। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई मिशन होगा, है ना। तो मतलब कॉटन की हमें एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की मिनिस्ट्री है। प्राइमरी नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है। बट क्योंकि कॉटन इटसेल्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी पार्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इसका पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का क्या काम होगा? वैल्यू चेन और इंडस्ट्री लिंकेज। तो दो मिनिस्ट्रीज मिलकर काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और टेक्सटाइल्स। बट जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है वो प्राइमरी मिनिस्ट्री है। नोडल एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है, डेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। डेयर इज द नोडल एजेंसी। और ये आईसीएआर के साथ मिलकर और बाकी जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ मिलकर काम करेगी। स्कीम को रिसेंटली बताया गया है, नई स्कीम है, 5 मई 2026 में इसके बारे में बात की गई है। और ये 2026-27 से लेकर 2031-31 तक इसका टारगेट दिया हुआ है स्कीम का। मिशन इटसेल्फ अपने आप में सेल्फ सफिशिएंसी बोलता है। मिशन बोलता है कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है इन कॉटन प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना है कॉटन की क्वालिटी, और इंडिया की पोजीशन को ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में और स्ट्रेंथन करना है 2030-31 तक, वाइल फुली अलाइनिंग विद द गवर्नमेंट्स 5F विजन। तो उसमें 5F विजन भी दिए हुए हैं, मैंने करंट अफेयर्स में भी कराए थे 5F विजन आप लोगों को जब इस स्कीम के बारे में बताया था कि मिशन लॉन्च करा है 5F के साथ। क्या क्या है 5F मिशन? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मतलब किसान के गांव से, फार्म से मतलब एक फाइबर आएगा, है ना, कॉटन आएगा मतलब फाइबर आएगा, फैक्ट्री में जाएगा, वहां पे वो कॉटन का कपड़ा बनेगा, उसे फैशन इंडस्ट्री में लेकर आएंगे, मतलब उससे और कपड़े बनेंगे उस टेक्सटाइल क्लोथिंग से, और फिर फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमें ग्लोबल लेवल पर इंडिया का टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है उससे स्ट्रेंथन करना है, सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है। ये स्कीम का एम है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंक्लूड टैकलिंग स्टैग्नेटिंग यील्ड्स, इंप्रूविंग क्वालिटी, एड्रेसिंग पेस्ट एंड डिजीज चैलेंजेस, बूस्टिंग फार्मर इनकम्स, ensuring reliable supply of high quality cotton, and promoting sustainable and traceable practices across the cotton ecosystem। की फीचर्स क्या हैं स्कीम के या मिशन की अगर हम लोग बात करें? सबसे पहले चीज क्या है कि हमें हाई यील्डिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट और पेस्ट रेजिलेंट रेजिस्टेंट कॉटन सीड वैरायटीज चाहिए। ठीक है, इसमें ईएलएस कॉटन भी होगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल। अब ये स्कीम जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की हो गई है, और हम कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है हमारा, है ना, दैट मीन्स ये हमारे नाबार्ड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमी को लिंक कर रहा है, इंडिया की पोजीशन ग्लोबल मार्केट में लेकर जा रहा है, और बजट में भी इस स्कीम के बारे में बात की गई थी, तो ये आरबीआई इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का भी पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट प्रमोट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जैसे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम्स हो गए, उन्हें हम लोग एचडीपीएस बोलते हैं, क्लोजर स्पेसिंग टेक्निक्स हो गई, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ये भी स्कीम का ही पार्ट है, स्कीम के की फीचर्स में। फर्दर जो गिनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन्हें हमें और मॉडर्नाइज करना है, सो दैट हमारी जो फाइबर क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए, और कंटेमिनेशन जो आ रहा है, कंटेमिनेशन लेवल्स वो हमारे मिनिमाइज हो जाए इन द फाइनल प्रोडक्ट। इट strengthens quality testing infra and lab across the country to ensure consistent standards for cotton fiber। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्या कि क्वालिटी टेस्टिंग इंफ्रा और लैब बनानी है अक्रॉस द कंट्री, सो दैट हमारा जो स्टैंडर्ड्स है कॉटन फाइबर के वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहे। मिशन प्रमोट्स फुल ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉटन थ्रू कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांडिंग इनिशिएटिव। तो एक ये इसके अंदर ब्रांड बनाया गया, क्या ब्रांड है? कस्तूरी कॉटन भारत, एक ब्रांड बन जाएगा। उसके थ्रू मिशन की फुल ट्रेसेबिलिटी रहेगी। ऑन इटसेल्फ दिस मिशन विल पोजीशन इंडिया कॉटन एज प्रीमियम प्रोडक्ट, डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल समझिए, आपका खादी के लिए ऑलरेडी खादिज्म नाम से एक लग्जरी ब्रांड है जो खादी के कपड़े देते हैं, है ना, वो गवर्नमेंट का ब्रांड है खादिज्म के नाम से।
ऐसे ही इसके लिए कस्तूरी कॉटन भारत हो जाएगा, तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपेसिटी बिल्डिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, डेमोन्स्ट्रेशन सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स को, किसके थ्रू? थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये सब मिला करेगा। स्कीम में डिजिटल मार्केट लिंकेजेस होंगे, ई मंडीज होंगी, जिससे फार्मर्स अपने कॉटन को बेटर प्राइस में बेच सके। सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होंगी, रिसाइकलिंग होगा कॉटन वेस्ट का, बाय प्रोडक्ट जो होंगे उनसे वैल्यू एडिशन होगा। द मिशन सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट विद अदर नेचुरल फाइबर सच एज फ्लैक्स, रेमी, सीसल, सो दैट कॉटन पे भी ओवर डिपेंडेंस ना होने पाए। जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इनिशियली 140 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द 14 मेजर ग्रोइंग स्टेट्स होगा ना, एंड इट विल इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटली 2000 गिनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। है ना। टारगेट ऑडियंस या एलिजिबिलिटी की बात करें तो टारगेट ऑडियंस एलिजिबिलिटी कौन होगी? वही जो हमारे प्राइमरी फार्मर्स है जो कि कॉटन उगा रहे हैं, वो हमारे इसके टारगेट ऑडियंस होंगे। और अप्रोक्सीमेटली 32 लाख फार्मर्स को इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। फोकस होगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे होगा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 26-27 से 30-31 तक के लिए 5659.22 करोड़ रुपीस इसमें सैंक्शन इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमें बजट डॉक्यूमेंट में मिला नहीं था। तो एटलीस्ट जब तक हमने देखा था पिछले हफ्ते तक, तब तक तो नहीं मिला था। पिछले एक हफ्ते में अगर आया होता तो आई गेस मेरे को न्यूज में मिल गया होता। अगली स्कीम देखते हैं। अच्छा, इसी में आगे लेटेस्ट अपडेट्स है। लेटेस्ट अपडेट में क्या है? 5 मई 2026 को इसका पीआईबी रिलीज आया था, जिसमें इस स्कीम के बारे में बताया गया था। 6 से 12 मई मई तक अलग अलग इंडस्ट्री बॉडी से, जैसे सीमा से या फिर कहीं से भी इस तरह से इस मिशन के लिए पॉजिटिव वो आए हैं। रोल आउट प्रिपरेशन इसकी भी अंडरवे है, डिटेल गाइडलाइंस आनी है अभी। परफॉर्मेंस और स्कीम टारगेट की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम है ना, कि ये क्यों स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये माना जा रहा है कि जो प्रेजेंटली 440 किलोग्राम पर हेक्टेयर की हमारी प्रोडक्टिविटी है, उसे 755 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम लोगों को बढ़ाना है। और जो हमारा सेल्स का टारगेट है, हमें 498 लाख बेल्स करना है 2030-31 में। तो कॉटन के प्रोडक्शन को जो मेजर करते हैं हम लोग, बेल्स यूनिट होती है जिसमें मेजर करते हैं। जो नाबार्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन इज प्रोजेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली राइज फार्मर इनकम, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है, स्पेशली ईएलएस कॉटन में, कि हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। अगला है हमारा जन सुरक्षा स्कीम्स। जन सुरक्षा स्कीम में इटसेल्फ तीन स्कीम्स है हमारी: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इन तीनों स्कीम्स को कलेक्टिवली प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम्स कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स, अगर नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। नोडल एजेंसी की बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डीएफएस। डीएफएस जो है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना के लिए नोडल एजेंसी है। और अटल पेंशन योजना के लिए पीएफआरडीए है। तीनों ही स्कीम्स को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा कोलकाता से। 11 साल कंप्लीट हुए हैं मई 2026 में। और जो मेजर हाइलाइट्स हैं इसकी, वो भी 9 मई को ही रिलीज हुई थी। तो जो हम लोगों ने जन सुरक्षा स्कीम्स पढ़ी हैं, उन्हें अब एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेबीवाई। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है और नोडल एजेंसी है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इंप्लीमेंट करने के लिए एलआईसी है, प्राइमरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एलआईसी है। और पार्टिसिपेशन के लिए एलआईसी भी है, और इटसेल्फ उनके साथ में बैंक्स और पोस्ट ऑफिस भी हैं, जहां पे जाके एज अ कस्टमर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले सकते हैं। 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था और रिसेंटली 11 साल हुए। तीनों ही स्कीम एक साथ लॉन्च की गई थी, जो और इन्हें हम लोग जन सुरक्षा स्कीम्स बोलते हैं। एम क्या था स्कीम का? अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस कवर देना है लोगों को, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप्स के हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, सो दैट इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ उनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ऑब्जेक्टिव: ऑफर अ सिंपल लो कॉस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो एक तरह का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये उन सिटीजन्स को कवर करेगा जिनके पास प्रीवियसली वेरी लिटिल या फिर नो एक्सेस था इंश्योरेंस का। फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, स्पेशली फॉर द पुअर्स एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जो होते हैं उन लोगों के लिए। सेफ्टी नेट मिलता है फैमिलीज को, सो दैट कि अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो एकदम से डीपर पॉवर्टी में ना चले जाए। छोटा सा एक फाइनेंशियल सम उन्हें मिलेगा तो वो उससे कुछ काम धंधा शुरू कर पाएंगे छोटा सा। अब ये मत बोलना कि जी शोरूम क्यों नहीं खोल रहे, वो नहीं, क्योंकि जिस सेगमेंट के लिए है उस सेगमेंट में शायद वो लोग शोरूम नहीं खोल पाएंगे। बट फिर भी कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि कुछ छोटा सा वो काम शुरू कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो 1 साल का रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए का
इसमें कवर मिलता है ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी कॉज। अब जो छोटे से लोग होते हैं वो एक छोटी सी दुकान या छोटा सा ठेला अगर लगाते हैं तो वो 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली छोटा सा ठेला शुरू कर सकते हैं, चाट पकौड़े का ठेला शुरू कर सकते हैं, पराठों की दुकान लगा सकते हैं, चाय का ठेला लगा सकते हैं। द थिंग इज कि कुछ भी नहीं करने से बेटर है कि आप एकदम से एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाओ। तो आपको एक छोटा सा फाइनेंशियल कुशन मिल जाता है कि आप कुछ करने का सोच पाओ। एनुअल प्रीमियम इस 2 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस के लिए एनुअल प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए जाएगा हर साल का, मतलब लेस देन 2 रुपीज पर डे। और ये ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, चाहे उसने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला हुआ हो या जहां पर भी खोला हुआ हो। इंश्योरेंस का जो टेन्योर रहता है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक का रहता है, और प्रीमियम पे होने पर ऑटो रिन्यू होता रहेगा। पर्सन के चाहे एक से ज्यादा बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट क्यों ना हो, इवन अगर मल्टीपल अकाउंट्स भी है तब भी वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट के थ्रू ही ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने हर अकाउंट से जाके ज्वाइन करने लग जाए। डिलेड एनरोलमेंट जो है इसमें प्रो रेटा प्रीमियम के थ्रू जाएगा। ये स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए LIC है या फिर और भी अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि गवर्नमेंट के पैनल पर होगी। क्लेम्स इसमें क्विकली सेटल किए जाएंगे, प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली डिजिटाइज कर दिया जाएगा थ्रू द जन सुरक्षा पोर्टल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। स्कीम का स्पेशल फोकस रहेगा वुमेन पे और जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स हैं उन लोगों पर। टारगेट ऑडियंस इनके इंडिविजुअल होल्डर्स हैं जिनके पास सेविंग्स या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, 18 से 50 साल के लोग, प्राइमरली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, लो इनकम ग्रुप के, या फिर जिनके पास कोई दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है वो लोग होंगे। ये बोथ रूरल और अर्बन सिटीजन के लिए ओपन होगा। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो एक प्रीमियम बेस्ड स्कीम है, लार्जली सेल्फ सस्टेनिंग है ये। 9 मई 2026 को इसके 11 साल पूरे हुए थे, जिसमें इसको बाकी जन सुरक्षा स्कीम्स के साथ बताया गया था। तो जो हमारी इन स्कीम की पहली स्लाइड थी जिसमें हमने जन सुरक्षा की तीनों स्कीम्स के बारे में पढ़ा, तो जब हम इसको ऑनलाइन सर्च करते हैं तो जन सुरक्षा स्कीम्स के नाम से ये तीनों हमें मिलती हैं, बट क्योंकि तीनों ही इंडिविजुअल स्कीम्स है तो यहाँ पे इंडिविजुअली मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। की परफॉर्मेंस जो इसकी 29 अप्रैल 2026 का डेटा रिलीज हुआ था 9 मई होने पर, 27.43 करोड़ मेंबर्स हो चुके थे इसके, जिसमें से फीमेल मेंबर्स 12.72 करोड़, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स वाले 8.09 करोड़, 10.75 लाख क्लेम्स इसके सेटल हो चुके हैं और जिसमें 21,512 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। स्कीम से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है 10.75 लाख फैमिलीज को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीफ। इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ा है अमंग द लो इनकम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का जिनके पास पीछे कोई लाइफ कवर नहीं था। वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा है, जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स का पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन अच्छा है, जो कि एक अच्छा इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाता है। ये जो चीजें हैं ना, अब जब हम लोग एक एग्जॉस्टिव वे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अब हम स्कीम्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि उस स्कीम पे बेस्ड अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव भी आता है ESI का, चाहे RBI की बात है या नाबार्ड की बात है, या वैसे भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी अगर आता है, तो हम उसको कुछ इस तरह से करना शुरू करें कि स्कीम इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उसका इम्पैक्ट क्या आया है, स्कीम का इम्पैक्ट भी हम लोग बताएंगे। स्कीम का इम्पैक्ट हमें कहाँ से मिलता है, जो आप लोगों को PIB पढ़ना था या आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना था वो चीज मैं आपको यहाँ इन स्कीम्स के वीडियोस में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल प्रीमियम होगा, इसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी, क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स होगा, और इस सब के थ्रू इसने मेजर रोल प्ले करा है इन रिड्यूसिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर फैमिलीज एंड एडवांसिंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। तो अब अगर यही आ जाता है आपके पास कि एनालाइज द की फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो आप ये पूरा एज इट इज जितना स्कीम के अंदर मैंने पढ़ाया आप उतना एज इट इज लिख दीजिए, 5 से 10 नंबर के बीच के लिए ये सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है और नोडल एजेंसी इसकी भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। इंप्लीमेंट करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, मतलब बेसिकली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस पार्ट है। बट कस्टमर लेकर कैसे आना है, कस्टमर डायरेक्ट भी जा सकता है इन लोगों के पास और बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आ सकता है। डेट ऑफ लॉन्च सेम रहेगी, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता से लॉन्च किया था। एम क्या था, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर टू सिटीजन्स, स्पेशली उन्हें जो कि लो इनकम या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थे, सो दैट वो और उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी की बात की जा रही है, रेगुलरली उसकी बात नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के केस में। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इलाज कराने के लिए पैसा मिल रहा है, आपको एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के टाइम पर मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव लो कॉस्ट एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है
टू द पीपल जिन्हें प्रीवियसली लिटिल या नो एक्सेस था इस तरह के कवर का। तो जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना था उसी की तरह यही चलेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी वैसे सही हैं, बाकी सब कुछ वैसे सा है, सिर्फ थोड़ा सा इंश्योरेंस क्योंकि कंपोनेंट अलग है इसलिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सोशल सिक्योरिटी हमें बढ़ानी है, नेट फॉर द पुअर और वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है बैंक अकाउंट्स के थ्रू लिंक करके, और क्विक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना है इन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। अब ये 1 साल का रिन्यूएबल पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 2 लाख रुपए का केस मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। जीवन ज्योति बीमा योजना में हम जब कर था उसके अंदर सिर्फ डेथ के केस में था, इसमें एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। तो नॉर्मल डेथ में ये कवर नहीं कर रहा है, नॉर्मल एक्सीडेंट्स को भी ये कवर नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी की बात की जा रही है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है कि जैसे एक हाथ या एक पैर या एक आंख आपकी खराब हो गई, उस केस में 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलता है। एनुअल प्रीमियम इसका 20 रुपए जाएगा। पीछे हम लोगों ने 436 रुपए प्रीमियम देने की बात करी थी, क्यों? क्योंकि उसमें वाइड रेंज ऑफ डेथ कवर थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर है और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम भी कम हो जाता है। सिर्फ 20 रुपए पर पर्सन, जो कि बैंक अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से ऑटो डेबिट रहता है। तो अ पर्सन कैन ज्वाइन थॉरोली, अच्छा, पर्सन सिर्फ एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट के थ्रू ज्वाइन कर सकता है या कनेक्ट कर सकता है, इवन अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तब भी, जैसे अभी हमने जीवन ज्योति बीमा योजना में पढ़ा था। इंश्योरेंस कवर 1 साल के लिए वैलिड होगा और ऑटो रिन्यू हो जाएगा। स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होंगी इन पार्टनरशिप विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। एनरोलमेंट और क्लेम प्रोसेस ये डिजिटाइज हो गया है थ्रू द जन सुरक्षा पोर्टल। तो हाँ, जन सुरक्षा पोर्टल के थ्रू ही जीवन ज्योति बीमा योजना का भी होता है। तो इसमें पेपरलेस ट्रांजेक्शन रहेंगी, फास्टर क्लेम सेटलमेंट रहेगा। स्कीम का स्पेशल फोकस भी वुमेन पर रहेगा और उन अकाउंट होल्डर्स पे जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के टाइम पर ओपन किए गए थे। ठीक है। टारगेट ऑडियंस इसमें 18 से 70 साल है। जब हम जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग 18 से 50 साल की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग 18 से 70 साल की बात कर रहे हैं सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। ठीक है। प्राइमरली ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं है। रूरल और अर्बन दोनों ही तरह के सिटीजन के लिए होगा। तो अगर मान लो एग्जाम में कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, मल्टी स्टेटमेंट टाइप का, जिसमें एक आते हैं इट इज ओपन ओनली टू रूरल या फिर ओनली टू अर्बन सिटीजन, और पूछता है कि वो सही है या गलत है, तो वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा इट इज ओपन टू बोथ रूरल एज वेल एज फॉर अर्बन सिटीजन। ये एक प्रीमियम बेस्ड स्कीम है। ठीक है। प्रीमियम बेस्ड स्कीम के होने का क्या मतलब होता है कि लार्जली सेल्फ सस्टेनिंग है, इसमें लोगों के थ्रू ही प्रीमियम जाएगा, अलग से गवर्नमेंट इसके अंदर स्कीम के लिए कोई बजटरी आउटले नहीं होता। हाउएवर जो डिवीजन के फंड्स होते हैं, जो नोडल एजेंसी के फंड्स हैं, जैसे डीएफएस को कुछ फंड्स दिए होंगे खर्चे के लिए, उसके थ्रू अगर कोई कैंपेन कराना है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कराना है, वो सरकार वहां से देती है। अदरवाइज सब कुछ इसके प्रीमियम के थ्रू ही होता है। की परफॉर्मेंस की बात करें तो क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट इसके अंदर 58 करोड़ हो चुके हैं, जिसमें 27 करोड़ से ज्यादा वुमेन्स के हैं। लार्ज नंबर ऑफ जो एनरोलमेंट है वो जनधन योजना वाले अकाउंट्स के थ्रू आया है। मोर देन 1.84 लाख क्लेम्स को सेटल किया जा चुका है और टोटल 3,666 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। The scheme has provided timely financial support to families affected by accident, helping them cope with sudden loss of income. It has dramatically increased access to accidental death among low income and unorganized sector workers at an extremely affordable premium. High female participation reflects the inclusive nature of the scheme. आप देख रहे हो ना कि 58 करोड़ में 27 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 45 to 48% वुमेन्स का इसमें पार्टिसिपेशन है। तो वो पुराना जमाना नहीं रहा कि जहां पे से 5% 10% रह गया, ऑलमोस्ट 50% तक पहुंच गया, एंड विद द टाइम और ज्यादा ही ग्रो करेगा। सो इट शोज हाई इंक्लूसिव नेचर। सिंपल 20 रुपए का प्रीमियम है साल भर का, ऑटो डेबिट हो जाएगा, क्लेम डिजिटाइज है सब कुछ, तो काम आसानी से हैसल फ्री हो जाएगा। तो उसके थ्रू भी इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ एंड इट इज बीन ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ पीपल क्यों? क्योंकि देखो 58 करोड़ क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। इट हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन reducing the financial vulnerability of poor families in the event of accidental mishaps and strengthen India's overall social security framework। ठीक है। अगली स्कीम आती है हमारी अटल पेंशन योजना। ये हमारी जन सुरक्षा योजना की तीसरी स्कीम है और इस वीडियो की चौथी स्कीम है। जन सॉरी अटल पेंशन योजना के अंदर क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की
की स्कीम है और पीएफआरडीए इसकी नोडल एजेंसी है। इंप्लीमेंट करने के लिए बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या फिर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम आर्किटेक्चर के अंडर आते हैं। इसे भी 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था कोलकाता से और ऑपरेशनल हुआ 1 जून 2015 से अलोंग विद बोथ द अदर स्कीम्स। एम क्या था कि गारंटीड मिनिमम पेंशन देनी है सिटीजन्स की, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव्स, एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है जो कि पुअर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के ऊपर फोकस करेगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ाना है थ्रू एन अफोर्डेबल एंड गारंटीड पेंशन प्रोडक्ट। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी रिड्यूस करेंगे अमंग द लो इनकम ग्रुप्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और इंक्लूजन होगा इसके अंदर। की फीचर्स क्या है? अच्छा, एक चीज, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब है यहाँ पे हम पोस्ट रिटायरमेंट बात कर रहे हैं। अभी तक पीछे की दोनों स्कीम्स में हम लोगों ने जो जन सुरक्षा योजना की थी वो पर ईयर हो रही थी, तो आपने अगर एक बार प्रीमियम दिया तो आप उसी साल की बात कर रहे हो। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अटल पेंशन योजना में आप प्रीमियम दे रहे हो बट उसका इसी साल कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट मिलेगा। अब इसके अंदर की फीचर्स में जो इसमें मंथली पेंशन गारंटी की गई है 1,000 से 5,000 रुपए तक की करी गई है। अब आपको कितनी पेंशन चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना इसका प्रीमियम देना है। और कब मिलेगी? जब आप 60 साल के हो जाओगे। जो पेंशन का अमाउंट है वो फिक्स होगा, आपको फिक्स करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। उसी के हिसाब से आपका एनुअल या फिर क्वार्टरली या मंथली जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप प्रीमियम पे करना चाहते हो आपको पे करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर की डेथ के बाद में जो पेंशन होगी वो स्पाउस को मिलेगी और जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। हर बैंक अकाउंट होल्डर को ये ओपन है, प्रोवाइडेड अगर आपका एक से ज्यादा बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है तब भी एक ही बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बट इसमें 18 से 40 साल तक के लोगों की बात करी गई है, दोज हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। पहले ऐसा नहीं था, फिर बाद में स्कीम को अमेंड करके सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पेयर्स को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। कंट्रीब्यूशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे रखा जाता है। बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। इस स्कीम जो है पीएफआरडीए के अंडर ऑपरेट करती है और फॉलो करती है एनपीएस के आर्किटेक्चर को। एनरोलमेंट बैंक्स, पोस्ट ऑफिस या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हैं आप लोग। स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा वुमेन पार्टिसिपेशन पे और स्पेशल अवेयरनेस एफर्ट्स किए गए हैं इसके लिए रिसेंट ईयर्स में। टारगेट ऑडियंस वो सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर जिनकी एज 18 से 40 साल है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है। प्राइमरली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए होता है और लो इनकम ग्रुप्स के लिए, क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें शायद पोस्ट रिटायरमेंट 5,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट पे आप 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के हैं तो आने वाले 25 साल या 30 साल के बाद आप 60 साल के होंगे, तब 5,000 रुपए की कितनी वैल्यू होगी? दैट्स एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग फॉर अस। बट जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनके लिए उस समय वो 5,000 रुपए भी बहुत होंगे। उसमें भी वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर का खाना आराम से खा सकेंगे। तो उन लोगों के लिए इस तरह की स्कीम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बजटरी एलोकेशन की बात की जाए तो ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हीं के पैसे से फंड होती है। गवर्नमेंट से कुछ अगर पैसा जाता है थ्रू डीएफएस तो एक तो डेडिकेटेड नहीं जाता, डीएफएस को बजट दिया हुआ है, उसके थ्रू वो कुछ अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज, अवेयरनेस कैंपेन्स या कुछ और फंडिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि पिछले एक साल में 2025-26 हुआ है 2025-26 उस फाइनेंशियल ईयर में 1.35 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन 25-26 में 55.14% हो गया था, मतलब जेंडरली इंक्लूसिव काफी अच्छी है ये स्कीम ने। टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट्स 9 करोड़ क्रॉस कर दिए हैं। पीएफआरडीए ने अटल पेंशन योजना एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी किया था, तो उसके अंदर टॉप परफॉर्मिंग बैंक और स्टेक होल्डर्स को रखा गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स अचीव करने का माइलस्टोन क्रॉस अचीव करा और स्पेशली उसको रिकॉग्नाइज करा। बाकी स्ट्रॉन्ग फॉर्मर्स में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी एसबीआई की थी, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आई, फिर यूको बैंक की। ये मैंने मई के 3rd वीक के करंट अफेयर्स में भी डाला है, तो जब हम उस चीज को करेंगे तो आप लोगों को वो चीज मिल जाएगी। की परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट हमने बात करी 9 करोड़ हो गए 2025-26 के अंदर ही। 1.35 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स हुए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ये हाईएस्ट अचीवमेंट है। वुमेन का पार्टिसिपेशन 55.14% रहा, सिग्निफिकेंटली हायर देन अर्लियर ईयर्स। कब? 2025-26 के अंदर। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एयूएम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी दिखाते हैं। टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स में एसबीआई है, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूको बैंक जो अभी हम पीछे भी हमने बात की थी। इम्पैक्ट अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो टॉप परफॉर्मर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईडीबीआई रहा है और रूरल बैंक्स में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक रहा है।
इम्पैक्ट इसका है कि इसके थ्रू मिलियंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को एक एश्योर्ड फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। रिकॉर्ड ग्रोथ इस बार हुई है, वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ है, जिसने बताया है कि ये लोगों का ट्रस्ट भी इस पे बढ़ रहा है और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। गारंटीड पेंशन फीचर इसके अंदर दिया है, तो उससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ईजी हो गई है फॉर द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली एसबीआई। इससे पता चलता है कि इस स्कीम की रीच हम कितनी ज्यादा बढ़ा रहे हैं अक्रॉस द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। स्कीम इज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, और जो सीनियर सिटीजन की या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर हटाई गई है। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा मेन टेलीग्राम का चैनल है, आप विश्वास क्लासेस डाल के सर्च करेंगे आपको मेरा टेलीग्राम का मेन चैनल मिलेगा। नाबार्ड जीआरए डालेंगे तो नाबार्ड ग्रेड ए का चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए डालेंगे तो नाबार्ड ग्रेड ए का ग्रुप मिलेगा। सिमिलरली आरबीआई जीआरबी 2026 डालेंगे तो चैनल मिलेगा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का, और आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम डालेंगे तो आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए ग्रुप मिलेगा, जहां पे हम लोग इन रेस्पेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ स्टडी मटेरियल या फिर बाकी क्वेरीज डाउट्स और डिस्कशंस करते हैं। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।